हे एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू यूपीएससी वाला। वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मिडिवल हिस्ट्री का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जहां पर हम जानेंगे कि 17वीं सेंचुरी से पहले क्या क्या चल रहा है मुगल किंगडम में। तो ऑलरेडी हम ये चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे, मतलब ये चैप्टर तो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेकिन हमने काफ़ी डिटेल से जाना था मुगल्स का ओरिजिन, इंडिया में किस तरह वो आए थे, बाबर के बारे में, हुमायूं के बारे में, अकबर के बारे में पढ़ लिया था हमने, हमारा जो प्रीवियस सेशन था। अब हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और जहाँ पर हम जानेंगे अकबर के बाद किस तरह से जहांगीर, शाहजहां, उसके बारे में इस चैप्टर तक बताया गया। औरंगजेब तक बातें यहाँ पे नहीं ले गई हैं। तो बेसिकली इन दोनों रूलर्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बाकी आप में से जो भी बच्चे इस साल यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, आपके लिए ये मॉक टेस्ट स्पेशली हमारी टीम लेकर आई है, जहाँ पर आप में से जो भी बच्चे इस बार एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं वो ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में इन टेस्ट को दे सकते हैं। ये फुल लेंथ टेस्ट है, जहाँ पर आपका प्रीलिम्स के दोनों पेपर का टेस्ट लिया जाएगा, पेपर 1 जीएस और पेपर 2 एप्टीट्यूड का टेस्ट लिया जाएगा। ये हमारे ऑफलाइन सेंटर्स है करोल बाग, मुखर्जी नगर, लखनऊ और आपका पटना। तो जो भी नियर बाय बच्चे हैं वो यहाँ पर जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं और ऐसे स्टूडेंट्स जो नहीं रहते हैं आसपास में वो ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है, वहाँ से जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम आगे हमारे चैप्टर की ओर। देखिए, अगर इस चैप्टर की बात करें हम, हमारे बुक में जो हमारा बुक में ये चैप्टर दिया गया ना, बेसिकली इसमें फैक्ट बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं। तो जब भी आप मिडेवल करते हैं सतीश चंद्रा, तो उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए। वैसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं दिखते हैं हमें, लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे या फिर जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो उससे थोड़ा सा फैक्चुअल टाइप का डेटा आएगा, उसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि बुक में अगर मैं बात करूँ तो बुक में इतना ज़्यादा फैक्ट दिया नहीं गया। अब जितने भी चैप्टर्स है ना, उसमें थोड़ा बहुत कंसेप्ट बताया गया, स्टोरी बताई गई है और राइटर खुद ही बोल रहा है बार बार कि देखिए इस स्टोरी का बहुत मतलब है नहीं। मतलब ये चैप्टर स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग में ही बात बताई जाती है किसके बारे में, नूरजहां के बारे में हमें बताता है, लेकिन वो खुद राइटर बोलता है कि हमको बहुत ज़्यादा पर्सनल लाइफ में उनके नहीं जाना है और थोड़ा बहुत जो इनका आपस में क्या इंटरेक्शन था, क्या रिलेशन था, कौन ज़्यादा पावरफुल था, किसने किसको रिप्लेस किया, उसी के साथ इस चैप्टर में स्टार्टिंग की गई है। और मुगल्स के बारे में थोड़ा उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, स्पेसिफिक इन दो रूलर्स के टाइम पीरियड में उनकी जो मिलिट्री सिस्टम था वो कैसा था, वो बताया गया है। ठीक है, तो चलिए हम भी स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करते हैं, जहांगीर की बात करते हैं यहाँ पर। देखो, जहांगीर जो है जब वो तख्त पर बैठता है, तो आप सबने पहले ही पढ़ा था अकबर के टाइम पीरियड में कि किस तरह से ये अपने पिता के खिलाफ रिवोल्ट करके, विद्रोह करके पद पर आता है। तो अकबर का सबसे बड़ा बेटा जहांगीर के तख्त पर बैठने के कुछ ही समय के बाद उसके बड़े बेटे खुसरो ने विद्रोह कर दिया। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपको दो नाम दिखाई देते हैं, एक खुसरो अभी हम पढ़ रहे हैं, आगे आपको एक और नाम दिखाई देगा खुर्रम। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर रहा है किसकी, खुसरो की, कि जैसे ही जहांगीर पद पर बैठता है, क्योंकि ये भी विद्रोह करके बैठा था, तो हमें सही पता लगता है कि जहांगीर जब पद पर बैठता है, इसके कुछ ही पद पर बैठने के कुछ ही समय के बाद इसका जो बड़ा बेटा था खुसरो, उसने विद्रोह कर दिया था। ठीक है, तो अब जब बड़े बेटे ने विद्रोह कर दिया तो भाई पिता को तो गुस्सा आ जाएगा, यानी अब वो इसे नालायक बेटा समझेगा, इसे अपना उत्तराधिकारी नहीं मानेगा। अब क्या था, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टोरी बताता है कि लाहौर के समीप एक लड़ाई में जहांगीर ने उसे खुसरो को लाहौर के समीप एक लड़ाई हुई जहां पर जहांगीर ने खुसरो को हराकर गिरफ्तार करके कैद में डाल दिया। ठीक है, तो ये जो इसका बड़ा बेटा था वो पहले ही साइड हो चुका था उत्तराधिकार पद से। उसका रीजन क्या था कि इसने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था और जहांगीर ने इजीली उसको डिफीट कर दिया और डिफीट करके कैद में डाल दिया। ठीक है, अब जहांगीर के बारे में थोड़ा सा बताता है कि देखो, अकबर ऑलरेडी एक बहुत बड़ा एम्पायर एस्टैब्लिश करके गया था। ठीक है, अब जहांगीर जो है वो उस एम्पायर को बहुत बढ़ाता तो नहीं है, लेकिन उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज क्या था कि उस एम्पायर को ऑलरेडी स्टेबल रखना, ये उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। तो यहाँ पर ये बोलता है कि जहांगीर ने मेवाड़ के साथ 4 दशकों से चले आ रहे टकराव को समाप्त कर दिया था। यानी ये जो मेवाड़ वाला रीजन था, यहाँ पर हम देखते हैं कि अकबर के टाइम पीरियड से बोल रहा है लगभग 4 दशक से, लगभग 40 सालों से जो प्रतिद्वंदी बना हुआ था मेवाड़, और लगातार जो है मुगल्स और उसके बीच में टकराव हो रहा था, उसको इसने एक तरह से समाप्त कर दिया, उस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित करके। इतना ही नहीं, दक्कन में मलिक अंबर के साथ भी ये टकराया और वहां पर भी इसने कहीं ना कहीं अपना एक बोल सकते हैं प्रभाव दर्शाया या विजय हासिल किया। अब जो दक्कन वाला क्षेत्र, ये मेवाड़ वाला क्षेत्र है, वो थोड़ा सा इजी था जहांगीर के लिए। जहांगीर ने इन क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया। लेकिन अगर हम पूरब की तरफ जाते हैं ना, तो आप स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं, जब बाबर आया था
उसी समय अफगान यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। बाबर ने भी पूरब की तरफ अभियान चला के अफगानों को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन जब वो इनको कंट्रोल नहीं कर पाया तो उसने वहाँ से अपना ध्यान हटा लिया। लेकिन बाबर को पता था कि अफगान एक बहुत बड़ा चैलेंज है मुगल एम्पायर के लिए, जो आगे हुमायूं के टाइम में दिखाई भी दिया, और इस वजह से हुमायूं को रिप्लेस कर दिया गया था और लगभग 15 साल तक यहाँ पर हमें अफगान शासकों का रूल दिखाई दिया। तो वो जो अफगान थे, अकबर ने जब रूल स्टार्ट करा तो कहीं ना कहीं उन अफगानों को साइडलाइन कर दिया था। लेकिन फिर भी अभी भी ये जो पूरब का क्षेत्र था ना, बंगाल, असम, इसके आसपास का क्षेत्र, यहाँ पर अफगान काफी मजबूत बने हुए थे और यहाँ के जो लोकल रूलर्स थे ना, उनका अफगानों ने काफी ज्यादा सपोर्ट ले रखा था। लोकल रूलर्स का, उनके सपोर्ट से कहीं ना कहीं ये यहाँ पर मजबूत बने हुए थे। तो अब सेम चैलेंज जहांगीर के टाइम में भी दिखाई देगा। तो अकबर जब जाता है, अकबर के बाद हम देखते हैं कि अकबर ने यहाँ पर जिस अपने एक व्यक्ति को अपॉइंट किया था, पूर्व में अकबर ने अफगानों की कमर तोड़ दी थी इनिशियली, लेकिन बाद में अकबर ने थोड़ा सा अफगानों के प्रति एक उदारवादी नीति अपनाई और यहाँ पर जो अपने एक व्यक्ति को नियुक्त किया था, उन्हें अकबर जो है यहाँ से वापस बुला लेते हैं, जिसके बारे में आगे स्टोरी बताई गई। तो बस यहाँ पे अभी राइटर ये बोलता है कि पूर्व में अकबर ने अफगानों को किस तरह से कंट्रोल किया, ये तो हम ऑलरेडी हमारे प्रीवियस लेक्चर में देखकर आ चुके हैं, लेकिन फिर भी अकबर आगे अपनी थोड़ी सी नीति बदल लेता है, थोड़ा उदारवादी नीति अपनाता है अफगानों के प्रति, ठीक है। लेकिन पूर्वी बंगाल के विभिन्न भागों में अभी भी अफगान सरदार शक्तिशाली थे, ओके, तथा उन्हें अनेक हिंदू राजाओं का समर्थन प्राप्त था। स्पेशली ये जो असम के आसपास हमें बहुत सारे हिंदू रूलर्स दिखाई देते हैं, वो इन अफगानों को सपोर्ट किया करते थे, जिसकी वजह से वो काफी पावरफुल रहते थे। अपने अंतिम समय में अकबर द्वारा राजा मान सिंह को दरबार में वापस बुला लेने के कारण वहां स्थिति बिगड़ती चली गई। कहां पर? बंगाल में, ठीक है। तो वो जो पूर्वी बंगाल वाला क्षेत्र था, अकबर जब वहां से मानसिंह को बुला लेता है तो वहां पर जो एक वर्चस्व इन्होंने स्थापित किया था, जो कंट्रोल एस्टैब्लिश किया था, वो कहीं ना कहीं ढीला हुआ और अकबर ये बात जानता था। उसने भी थोड़ा सा लिबरल पॉलिसी अपनाई थी, लेकिन वो चैलेंज किसके सामने बनता है? आगे जहांगीर के सामने। जहांगीर ने 1608 में वापस से उस पूर्वी बंगाल वाले क्षेत्र में अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के पोते, जिनका नाम था इस्लाम खां, इनको बंगाल में नियुक्त किया। और ये काफी दूरदर्शी व्यक्ति था, मतलब जो होता है ना व्यक्ति की एक दिन का ना सोचे कि लंबा सोच रखे। कई बार लोग होते हैं ना कि कल क्या होगा ये सोचकर काम करते हैं, और कई लोग कल क्या होगा ये तो सोचते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि ये चीज कहीं हमें कल के लिए तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन आगे चलकर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। तो इस तरह के दूरदर्शी सोच वाला व्यक्ति था इस्लाम खां। इसको जहांगीर ने बंगाल में नियुक्त किया और ये उसका बहुत अच्छा डिसीजन था। इसने दूरदर्शिता का प्रदर्शन करते हुए राजा समेत अनेक जमींदारों को अपनी ओर खींच लिया, क्योंकि ये जो पूर्वी बंगाल वाला क्षेत्र था ना, यहाँ पर अफगान सरदार क्यों मजबूत बने हुए थे? क्योंकि उनको लोकल हिंदू रूलर्स का काफी ज्यादा सपोर्ट मिला था। लेकिन जब वो लोकल हिंदू रूलर्स को अपने पक्ष में करने में कामयाब रहा कौन? इस्लाम खां। इसकी क्वालिटी यही थी कि इसने वहां के जो लोकल रूलर्स थे ना, उसको अपने पक्ष में मिला लिया। अब इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा? अफगान्स काफी वीक हो जाएंगे ना, जो उनके सपोर्टर थे वही अब उनके ऑपोजिट चले गए, मुगल से मिल गए, तो वो कहीं ना कहीं अफगानों के लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, ठीक है। और फिर हमें पता लगता है कि विद्रोहियों से निपटने के लिए आगे इस्लाम खां ने बंगाल में जो ढाका वाली जगह है ना, उसको अपना मुख्यालय बना लिया कि जो ढाका है ना, यहाँ से मैं पूरा यहाँ पर एक मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट चलाऊंगा, यहाँ पर मैं सैन्य अभियान चलाऊंगा और जितने भी विद्रोही होंगे उनको मैं मैनेज करूंगा, ओके। इस्लाम खां मूसा के नियंत्रण वाले सोनार गांव पर भी उसने अभियान चलाया, ओके, और इससे ये क्षेत्र अपने हाथों में ले लिया। तो जो सोनार गांव है, सबसे पहले इसने इसे अपने नियंत्रण में लिया। फिर उस्मान खान को भी इसने युद्ध में हरा दिया और जल्द ही कामरूप, असम वाले रीजन की बात कर रहा है कि जो कामरूप असम वाला क्षेत्र है, इसको भी अपने क्षेत्र में मिला लिया। तो जब इस्लाम खां यहाँ जाता है तो इसने 1 बाय 1 अफगानों को न केवल पराजित किया, जो वहां के लोकल हिंदू रूलर्स थे उनको अपने पक्ष में किया, बल्कि काफी सारे ऐसे क्षेत्र थे जिसको अपने नियंत्रण में ले आया। अब देखो, ये ध्यान रखना है कि ये क्षेत्र ना लंबे समय तक नियंत्रण में एक्चुअली बन नहीं पाते हैं, क्योंकि कभी भी आप बात करो, स्पेशली ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की या फिर हम सुदूर दक्षिण वाले क्षेत्र की बात करें, क्योंकि इनका सेंटर कहाँ है? दिल्ली और इसके आसपास।
तो मेन जो मुगल आर्मी होगी वो यही होगी। तो जब भी यहाँ से यहाँ पर कोई प्रभावशाली व्यक्ति जाता था, जैसे मानसिंह थे तब तक तो इनका यहाँ पे वर्चस्व बना था, लेकिन जैसे ही मानसिंह हटे ये सारे इंडिपेंडेंट होने लग गए, ये जो है मुगल्स के कंट्रोल से बाहर आ गए। ऐसा ही कुछ हमें यहाँ पर भी दिखाई देता है इस्लाम खान के टाइम पीरियड में, जब तक कोई प्रभावशाली व्यक्ति रहा और जैसे ही इन्हें ढाका को अपना मुख्यालय बना लिया कि यहीं से मैं पूरा मैनेज करूंगा, तब तक तो कहीं ना कहीं ये क्षेत्र नियंत्रण में रहेगा। और जैसे ही यहाँ से ये लोग हटते हैं वापस से ये इंडिपेंडेंट हो जाते, क्योंकि रीजन था ना बड़ा दूर पड़ जाता था, ठीक है। तो ज्यादा हम यही देखते हैं साउथ या फिर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ये हमें एक चीज दिखाई देती है, स्टेबिलिटी नहीं होती है, हमेशा ये इंडिपेंडेंट होते रहते हैं टाइम टाइम पे। आगे जहांगीर ने भी अकबर की तरह पराजित अफगान सरदारों और उनके अनुयायियों के साथ नरमी बरती, मतलब जिन अफगान सरदारों को इसने पराजित किया था उनके साथ में इसने बहुत ही क्रूएलिटी नहीं दिखाई, बल्कि थोड़ा सा मित्रता भाव दिखाया, नरमी बरती, ओके। लेकिन आगे दो ऐसे घटनाक्रम हुए जिनके कारण जो मुगल एम्पायर था ना कहीं उसकी नींव थोड़ी सी डोल गई। वो कौन सी दो स्थिति थी, यानी अकबर के बाद जहांगीर आया, जहांगीर ने पूरब की तरफ अभियान चलाया, मेवाड़ वाला रीजन है उससे जो 4 दशकों से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसको रिजॉल्व किया, है ना। या फिर हम बात करें जो दक्कन वाला क्षेत्र था उस पर भी कहीं ना कहीं अपना नियंत्रण स्थापित किया। तो ये काफी बड़ा जो एक कॉन्फ्लिक्ट वाला रीजन था उस पर जहांगीर ने काम किया। बहुत चीजें ऐसी दिख रही थी कि पॉजिटिव जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर दो ऐसे घटनाक्रम होते हैं जिसके बारे में हिस्टोरियन बता रहे हैं कि ये दो घटनाक्रम थे जिसने थोड़ा सा मुगल एम्पायर की स्थिति को कमजोर किया। कौन सा? पहला बोल रहा है कंधार पर ईरान की विजय। अब देखो ये जो कंधार वाला रीजन था ना, यहाँ पर हमें पता है कि ईरानियों ने अटैक किया था। तो ये जो कांधार था जब इस पे ईरानी अटैक कर रहे थे ना, इसकी एक स्टोरी है, वो स्टोरी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो जब कांधार पे ईरानी अटैक कर रहे थे तो मुगल्स ने कोशिश किया था कि यहाँ पर जाके चीज़ों को हम रिजॉल्व कर सके, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो कांधार पे ईरान ने अटैक किया था उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। कैसे, वो अभी हम थोड़ी देर में जानेंगे। दूसरा, जहांगीर के गिरते स्वास्थ्य से संबंधित समस्या, हमें आगे पता लगता है कि वन बाय वन धीरे धीरे आगे आने वाले समय में जहांगीर जो है उसको एक तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ रही थी, दूसरा उसका खुद का स्वास्थ्य खराब हो रहा था। स्वास्थ्य खराब होने के कारण क्या होता है, जब आप फिजिकली थोड़े से वीक हो गए तो ऐसा नहीं है जहांगीर ने डिसीजन नहीं लिया या फिर वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं था, वो डिसीजन ले रहा था। लेकिन आपको पता है कि आपका राजा कमजोर है, तो वो राजा कहीं ना कहीं किसी न किसी के सपोर्ट से चलेगा, जो हमें जहांगीर के टाइम पीरियड में दिखाई दिया। और वो जो सपोर्ट सिस्टम ये ले रहा था ना, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, उससे इसके दरबार में ना दो गुट हमें बनते हुए दिखाई देंगे और वही फिर एक दूसरे के विद्रोही के रूप में हमें सामने आते हुए नजर आएंगे और फिर जहांगीर से उसका जो गद्दी है वो छीन लिया जाता है। वो सारी स्टोरी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो सेम वही हुआ, रिपीट हुआ, जैसा जहांगीर ने किया अपने पिता के साथ वैसे ही जहांगीर का बेटा उसके साथ करेगा। ऑलरेडी हम एक के बारे में पढ़कर आ गए, अभी दूसरे बेटे के बारे में इसके पढ़ना है, ठीक है। तो ये दो ऐसी चीज दिखाई दी जिसने कहीं ना कहीं जहांगीर के रूल पर नेगेटिव इंपैक्ट डाला। एक, कांधार पे ईरानियों का अटैक, वो ये नहीं संभाल पाया, और दूसरा बोल रहा है कि खुद इसका बिगड़ता हुआ स्वास्थ्य, जिससे ये किसी पे डिपेंडेंट हो रहा था और इसकी वजह से गुटबाजी चालू हुई और जल्द ही इसका राज्य इसके हाथ से निकलकर इसके उत्तराधिकारी या जो भी इसका बेटा है उसके हाथ में आ जाएगा, जिसके बारे में अभी हम देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कौन? नूरजहां। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हमें इसकी दिखाई देती है नूरजहां की। इस बुक में काफ़ी डिटेल से बताया गया है। बुक में स्टार्टिंग में हिस्टोरियन बोलता है कि देखो नूरजहां है, नूरजहां मुगल सूबेदार, बंगाल में जो मुगल सूबेदार था शेर अफगान, इसकी पत्नी थी। ऐसा कहा जाता है कई जगह पर कि शेर अफगान की जहांगीर ने हत्या कर दी थी इससे विवाह करने के लिए, लेकिन हिस्टोरियन ये भी बोलता है कि हमें एग्जैक्टली इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है और हम इसकी पर्सनल लाइफ में जाना भी नहीं चाहेंगे। बहुत क्लियरली वो बोलता है। वो बोलता है कि बस इतना पता है कि भाई इसने जो शेर अफगान की पत्नी थी वो जहांगीर को पसंद थी। वो उससे जब मिले थे एक जगह बाजार में, मीना बाजार, वहाँ पर उन्हें आकर्षण हुआ और उसके बाद से उनने उससे विवाह कर लिया, उनकी विधवा से, ठीक है। और नूरजहां जो है वो जहांगीर की बहुत क्लोज थी, क्योंकि बहुत सारी इनकी शादियां हुआ करती थी, लेकिन उनमें से कुछ बहुत क्लोज होते थे। तो नूरजहां जो है वो खुद भी बहुत कैपेबल थी, घुड़सवार, निशानेबाज की अच्छी शौकीन थी।
और वो उनके अंदर काबिलियत थी, तो वो जहांगीर के साथ हर जगह जाया करती थी, लगभग हमेशा उनके साथ ही रहा करती थी। अब ये पर्सनल लाइफ से थोड़ा सा आ जाते हैं इनके काम पर। नूरजहां का परिवार एक प्रतिष्ठित परिवार था और उसके पिता जो है इत्मादुद्दौला, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, दो नाम आपको याद रखना है, एक इत्मादुद्दौला का नाम याद रखना है और दूसरा इसका भाई जिसका नाम था आसफ खां, क्योंकि ये जो आगे की स्टोरी है ये इन दोनों से बहुत लिंक्ड रहेगी। तो नूरजहां का पिता था इत्मादुद्दौला, जो ऑलरेडी ये लोग प्रभावशाली परिवार से थे। इत्मादुद्दौला जहांगीर के टाइम पीरियड में ऑलरेडी संयुक्त दीवान के पद पर बैठा हुआ था और जब ये संयुक्त दीवान के पद पर काम कर रहा था तो जहांगीर ने थोड़ा सा इसको जांचा परखा, जहां पर जहांगीर को लगा कि हाँ एक्चुअल में ये काफी काबिलियत वाला आदमी है और इस पर भरोसा किया जा सकता है। और फिर जब नूरजहां से विवाह हुआ तो उसको प्रमुख दीवान के रूप में नियुक्त कर दिया। तो इत्मादुद्दौला जो कि जहांगीर का ससुर था वो उसी के दरबार में प्रमुख दीवान के पद पर बैठा हुआ है। उसकी प्रिय, उसकी बेगम कौन, नूरजहां है। और इत्मादुद्दौला का बेटा या नूरजहां का भाई जिसका नाम था आसफ खां, वो भी एक योग्य व्यक्ति था और काफी पढ़ा लिखा व्यक्ति था। तो इस वजह से जहांगीर ने, क्योंकि देखो अब जहांगीर का ससुराल हो गया ना, तो ससुराल पक्ष में थोड़ा सा तो आदमी झुकाव दिखाता ही है। तो यहाँ पर यही पता लगता है कि जो जहांगीर है उसका थोड़ा सा झुकाव था और इनके जितने भी रिश्तेदार थे उन्हें अच्छी अच्छी मनसबदारी दी जा रही थी, अच्छे अच्छे पदों पर नियुक्त किया जा रहा था। तो यहाँ पर भी यही था कि नूरजहां का जो भाई था वो अपने आप में काबिल था, योग्य था और इसको एक महत्वपूर्ण पद पर बिठाया गया, खाने समा। खाने समा का जो पद होता है बेसिकली बहुत ही रिलायबल पद होता है, मतलब बहुत विश्वसनीय पद होता है। समझ में आ रहा है? यानी कि ये एक ऐसा पद है जिस पर जो व्यक्ति बैठता है वो राजा के बहुत क्लोज होता है ना, जो शासक होते हैं उनके बहुत क्लोज होता है, उनसे वो ऐसा मानते हैं कि ये हमारा भरोसेमंद व्यक्ति है। तो ये दोनों भरोसेमंद पद पर कौन बैठे हुए थे, एक जगह पे साला बैठा हुआ और एक जगह पे ससुर बैठा हुआ और पत्नी तो प्रिय है ये नूरजहां। तो ये आपको समझ में आ रहा है, थोड़ा सा प्रभाव ज्यादा हो रहा है ससुराल पक्ष का, ठीक है। नूरजहां ने अपने पिता, भाई, अब नूरजहां का जो भाई था ना जिसके बारे में अभी हमने यहाँ पर डिस्कस करा, ओके, आसफ खां की बेटी से आसफ खां जो है वो अपनी बेटी का विवाह किससे करा देता है, जहांगीर के पुत्र से, क्योंकि जहांगीर की बहुत सारी पत्नियां थी। उन्हीं पत्नियों में से एक बेटा था जिसका नाम था खुर्रम। अभी हम पढ़कर आए किसके बारे में, खुसरो के बारे में, जो ऑलरेडी रिवोल्ट कर चुका था, उसको कैद कर दिया था। अब आ जाते हैं खुर्रम के बारे में। तो जो आसफ खां था ना, इसने अपनी बेटी का विवाह किससे करा दिया, खुर्रम से करा दिया। अब आपको और संबंध समझ में आ गए। तो नूरजहां, उसका पिता इत्मादुद्दौला, उसका भाई आसफ खां और भाई की बेटी का विवाह हो चुका है किसके, जहांगीर की एक बेटी, सॉरी भाई के बेटी का विवाह हो चुका है जहांगीर के एक बेटे से जिसका नाम है खुर्रम। तो अब ये सारे क्या हो गए, नाते रिश्तेदारी हो गई है ना। तो नूरजहां के पिता, भाई और भाई का जो दामाद बना था जो खुद जहांगीर का एक बेटा भी था जिसको आगे आप शाहजहां के नाम से जानेंगे, ये सब मिलकर ना एक गिरोह बना लेते हैं। ऐसा लगता है कि जहांगीर के दरबार में कि भाई उसकी पत्नी, उसका ससुर, उसका साला और उसका अपना बेटा जो कि उसके साले का दामाद बन चुका है, इन लोगों का एक गुट है, एक ग्रुप है। और ये ग्रुप इतना प्रभावशाली हो गया था ना कि जहांगीर कोई भी डिसीजन किससे लेता था, पूछ के, इन्हीं ये जो 4-5 लोग का ग्रुप है ना, इनसे पूछ के सारे डिसीजन लेता था, या इनडायरेक्टली इन लोगों ने जहांगीर को अपने कंट्रोल में करके रखा होता, काफी प्रभावशाली हो चुके थे। तो अब ऐसे लोग जिनको ये गिरोह पसंद नहीं आ रहा था दरबार में, वो लोग दूसरे ग्रुप में आ जाएंगे। तो एक तरह से ना दरबार 2 गुटों में विभाजित हो गया था। एक तो ये अपने रिश्तेदारों पत्नी का ग्रुप हो गया और दूसरा जो आम दरबारी थे। तो 2 इस तरह से हमें गुट दिखाई देते हैं, ठीक है। नूरजहां के अगर हम बात करें तो इसका काफी ज्यादा प्रभाव था पॉलिटिकली। हिस्टोरियन बोलता है कि देखो एग्जैक्टली क्या इसका रोल था राजनीतिक रूप से, हम ये तो नहीं बता सकते। कहीं पर बोला है कि राजनीतिक रूप से इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल था, ये काफी कंट्रोलिंग थी, काफी सारे डिसीजंस में इसका महत्वपूर्ण योगदान दिखाई देता है। और कहीं पे हिस्टोरियंस बोलते कि नहीं, राजनीतिक रूप से इसका कोई ऐसा नहीं था प्रभाव जितना बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। तो अभी हम, राइटर यही बोलता है कि हम नहीं बता सकते कि एक्चुअली इसका राजनीतिक रूप से क्या योगदान था या नहीं था, लेकिन हाँ ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी, इसका काफ़ी प्रभाव था। जैसे नूरजहां के नाम से सिक्के जारी किए गए थे, है ना, और भी बेगम थी लेकिन उनके नाम से जारी नहीं किया गया, उसे बादशाह बेगम की पदवी दी गई थी, बादशाह बेगम की पदवी, ठीक है। शाही घराने पर उसका
प्रभुत्व था और ये बहुत ही ज़्यादा फैशनेबल लेडी थी। तो इसके उस जो फारसी फैशन का इसको नॉलेज था ना, इसकी वजह से जो जहांगीर का दरबार था, मुगल्स का जो जहांगीर के टाइम पीरियड में दरबार था, वहाँ पर फारसी कला और संस्कृति को काफ़ी बढ़ावा मिला या काफ़ी प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं शाहजहां का विद्रोह। शाहजहां कौन है? अभी हमने देखा खुर्रम, किधर गया? ये रहा खुर्रम। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, खुर्रम कौन था वो हमने देख लिया, आपस में इनका क्या रिलेशन था। बस मैं थोड़ा सा यही समझाना चाहती थी, बच्चे इसी में फंसे रह जाते हैं, तो फंसने का नहीं है। देखो ये फैक्ट हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब आपको ये रिलेशन पता नहीं होगा तो थोड़ा सा आप परेशान हो जाओगे, चीज़ें समझने में दिक्कत आएंगी, एग्जाम में प्रॉब्लम होगा या एक्सप्लेन करने में आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। ठीक है, तो ये 2-4 रिलेशन याद रखो। अब आ जाते हैं शाहजहां का विद्रोह। तो देखो ऑलरेडी जो जहांगीर है उसका ग्रुप तो बना हुआ था, लेकिन गुटबाजी भी कितने दिन चलती है? देखा है कोई गुट लंबे समय तक चलेगा, और वो भी चलता है तो कब अच्छे उद्देश्य से, अगर आपने बनाया गलत उद्देश्य से बनाया तो वो आपस में ही फिर लड़ने झगड़ने लग जाएगा, बाल खींचम खिंचाई। तो ऐसे ही जहांगीर की पत्नी हो गई, एक तरफ नूरजहां थी, नूरजहां का भाई था, है ना, आसफ खां, वो हमने देखा। नूरजहां का पिता था इत्मादुद्दौला, ये हमने देखा। फिर अब आसफ खां का दामाद था जिसका नाम था शाहजहां। ठीक है, तो अब ये 4 लोगों का ग्रुप तो था, फिर इसने क्यों रिवोल्ट किया ये थोड़ा सा हम देखते हैं। शाहजहां का विद्रोह क्यों हुआ अपने पिता के खिलाफ, यहाँ पर जानते हैं। विद्रोह का तात्कालिक कारण शाहजहां का कांधार जाने से इनकार करना था। अब होता क्या है, कांधार में जैसा मैंने बोला कि रानियों का अटैक हुआ, जब अटैक हुआ तो शाहजहां को बोला गया कि भैया तुम कांधार जाओ। किसने बोला? जहांगीर ने बोला शाहजहां को, देखो तुम कांधार जाओ और जाकर वो जो विद्रोह हुआ है आप वहां जाइए और जाकर वो सारी चीज़ों को मैनेज करिए। अब शाहजहां को ऐसा लगा, या जो खुर्रम है उसको ऐसा लगा कि भाई अगर मैं कांधार जा रहा हूँ तो कांधार का सैन्य अभियान काफ़ी लंबे समय तक चलेगा और मैं कई सालों तक कांधार में ही फंसे रह जाऊंगा। अगर मैं कांधार में फंसे रह गया तो ये जो यहाँ का इंटरनल पॉलिटिक्स है इससे मैं बहुत दूर हट जाऊंगा, तो क्या पता ये जो गद्दी है मेरे पिता की मेरे हाथ आए ही ना। और ये शाहजहां ऐसा कुछ नहीं डिसीजन लेना चाह रहा था, तो उसने सोचा कि कैसे मैं टालूं। तो टालने के लिए उसने अपने पिता के आगे क्या रख दी? कंडीशंस रख दी। अभी आज तक कोई बाप बेटे का कंडीशन मानता है क्या? नहीं। रखो तो कंडीशन, दे झापड़ मारेगा। तो यहाँ पर यही हुआ कि जैसे ही जहांगीर ने कंडीशन रखी कि अच्छा आप चाहते हैं कि मैं वहाँ का अभियान करूँ तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको मेरा कंडीशन मानना होगा। कंडीशन में बहुत सारी डिमांड्स इसने रख दी। जहांगीर बिल्कुल चढ़ चुका है, सॉरी शाहजहां बिल्कुल चढ़ चुका है, और इसमें इसके ससुर का भी रोल है ना। नूरजहां का जो भाई है आसफ खां, वो चढ़ा रहा है दामाद को अपने खूब भरपूर। तो उसने अनेक डिमांड रख दी। डिमांड में उसने बोला कि देखो मेरे साथ में दक्कन के जितने भी अनुभवी नायक जाएंगे ना इस अभियान में, वो मेरे नियंत्रण में रहेंगे, उन पर मेरा पूरी तरह से कंट्रोल होगा। आप ये उनको बोल दीजिए। पंजाब का पूरा वर्चस्व, ये जो पंजाब वाला क्षेत्र है ये पूरा मेरे नियंत्रण अधीन रहेगा। महत्वपूर्ण किलों पर मेरा नियंत्रण दिया जाएगा, मतलब मैं उन किलों को पूरा मैनेज करूंगा। अब जैसे ही कंडीशन की बात पता लगती किसको? जहांगीर को। जहांगीर जो है पूरा आग बबूला हो गया और जहांगीर ने कठोर शब्दों में पत्र लिखे और बोला अपने बेटे को तुम पर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। अब तो खुल्लम खुल्ला दोनों बाप बेटों के बीच में स्थिति बिगड़ गई। बेटे ने डिमांड किया और पिता भड़क गया तो बेटे बोले चलो ठीक है अब आ जाते हैं, दंडात्मक कार्यवाही करेंगे, तो कर लीजिए। और फिर ये दोनों आमने सामने आ गए और यहीं पे जहांगीर जो है वो फटाक से निकल जाता है। कहाँ? इस क्षेत्र से आगरा की तरफ जाता है, वहां के खजाने पर कब्जा करने के लिए। ठीक है, शाहजहां यहाँ पे गलत लिख दिया। शाहजहां भी अपने ससुर आसफ खां का ये इसको, हाँ शाहजहां ठीक तो है, जहांगीर के बारे में पढ़े ना, सही है। शाहजहां जो है जिसका नाम खुर्रम है, शाहजहां अपने ससुर आसफ खां का समर्थन प्राप्त कर, उसको उसके ससुर का समर्थन मिला हुआ था। भाई ससुर है, अपने दामाद को सोच रहा था यही बैठ जाए गद्दी पे, ठीक है हमारा मामला सेट हो जाएगा। तो आसफ खां का समर्थन प्राप्त कर आगरा के खजाने पर कब्जा करने के उद्देश्य से आगे बढ़ा। कौन? शाहजहां बढ़ जाता है आगे कि चलो चल के हम यहाँ पर अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं। और उसको लगा था कि हाँ मैं कर लूंगा, मैं आगरा का जो खजाना है उस पर अपना नियंत्रण कर लूंगा, लेकिन इतना कमजोर नहीं था जहांगीर जो मुगल्स थे उनका नेतृत्व करता है कौन?
महाबत खां, और महाबत खां के नेतृत्व वाली सेना ने शाहजहां को बुरी तरह से पराजित कर दिया। अब शाहजहां यहां से पराजित हुआ तो फिर वो दक्कन की तरफ गया। दक्कन की तरफ जाके इसने अलायंस बनाने की कोशिश की, लेकिन उसे समझ में आ गया था कि हाँ अब उसके बस का नहीं है, वो हारेगा ही। जब वो हार गया तो अब उसको समझ आ गया था कि मुझे क्या करना चाहिए, समझौता करना चाहिए। तो फिर शाहजहां ने अपने पिता से क्षमा मांगने में कोई शर्म तो है नहीं, और वो भी ऐसी स्थिति में, तो उसने अपने पिता को लेटर लिखा, क्षमा प्रार्थना के लिए पत्र लिखा। और पत्र लिखने के बाद फिर जहांगीर को भी लगा कि भाई मेरा ये जो बेटा है काफ़ी योग्य है, योग्य तो था, डेफिनेटली था, तो ये काफ़ी योग्य है और कोई बात नहीं, मुझे इसे क्षमा कर देना चाहिए। और बदले में क्या बोला गया कि शाहजहां अपने दोनों बेटे दारा और औरंगजेब को एक तरह से बंदी के तौर पे या बंधक के तौर पे, बंदी तो नहीं बोलेंगे, बंधक मतलब कि भाई ये मेरा एक तरह से सारा यही है ना धन संपत्ति, उसके बेटे तो दारा और औरंगजेब, इन दोनों को बंधक के तौर पर मुगल एम्पायर में भेज दिया ताकि सिक्योर रहे वो लोग कि अब ये दोबारा ऐसा नहीं करेगा। तो जो शाहजहां था वो कहाँ रहा, दक्कन वाले क्षेत्र में रहा, और उसको जहांगीर ने एक क्षेत्र दे दिया दक्कन का उसके खर्च निर्वहन के लिए कि भाई ये जो क्षेत्र है यहाँ से तुम अपना खर्चा वगैरह निकालो। और इसने अपने दोनों बेटों को बंधक के तौर पे कहाँ भेज दिया, मुगल एम्परर में भेज दिया। यहाँ तक की स्टोरी क्लियर हो गई। चलो अब आ जाते हैं आगे, महाबत खां के बारे में पढ़ते हैं। महाबत खां का नाम अभी थोड़ा सा हमने देखा। महाबत खां बेसिकली कौन था ये तो आप समझ गए होंगे। महाबत खां जिसने जहांगीर की तरफ से लड़ाई लड़ी थी शाहजहां के खिलाफ। तो अब कहीं ना कहीं जो मुगल एम्पायर था ना, इसमें दरबार में इंटरनली चीज़ें ऐसे लग रही थी कि जो नूरजहां थी वो भी दबाव महसूस कर रही थी। उनको लग रहा था कि महाबत खां इतना बड़ा रिवोल्ट जो है शाहजहां के खिलाफ वो लड़कर आया है, जीत कर आया है। और दरबार में भी कई सारे ऐसे अमीर थे जिनके मन में शंका चल रही थी महाबत खां को लेकर, और महाबत खां खुद भी आशंकित था। तो यहाँ पर थोड़ी सी इंटरनली कुछ पॉलिटिक्स होती है, कॉन्स्पिरेसी होती है, उसके बारे में बता रखा है। शाहजहां के विद्रोह ने साम्राज्य को 4 वर्षों तक अस्त व्यस्त रखा, जिससे कांधार तो हाथ से निकल गया, भैया ये आपस में ही लड़ रहे थे, तथा दक्कन वालों ने अपने इलाके वापस मिल गए। भाई आपस में बाप बेटे लड़ रहे, तो यहाँ वालों के पास में मौका था कि चलो हम इंडिपेंडेंट हो जाए। यहाँ पर विद्रोह हुआ, वो भी इनके हाथ से निकल गया। वहीं शाहजहां का आरोप बराबर यही लग रहा था, शाहजहां इस समय अब जो इन 4 लोगों का अलायंस बना हुआ था ना, शाहजहां उससे अलग हो जाएगा अपने ससुर आसफ खां के साथ। और शाहजहां बार बार आरोप लगाता है किस पे, नूरजहां पे, कि देखो ये जहांगीर जो भी कर रहा है ना, क्योंकि जहांगीर के साथ 24 घंटे नूरजहां रहती थी, तो उसका कहना था कि जहांगीर कुछ कर ही नहीं रहा, मेरा पिता तो ठीक है, मेरी माँ गड़बड़ है, माँ मतलब जो भी उनकी सौतेली माँ है। और उसका कहना था कि नूरजहां के प्रभाव में आके जहांगीर सारे डिसीजन ले रहा है, और मेरा पिता बीमार है तो एक्चुअल में वो डिपेंडेंट हो चुके हैं नूरजहां के ऊपर, जबकि ऐसा रियलिटी नहीं था। अगर ऐसा होता तो यहाँ पे प्रमुख दीवान कौन है, आप खुद सोचिए ना, प्रमुख दीवान यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, तो इसी के तो सारे रिश्तेदार बैठे हुए हैं ना। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि उस समय आसफ खां साम्राज्य का दीवान था, इसका खुद का ससुर वहां पर दीवान के रूप में नियुक्त है। तो रियलिटी अगर ये है कि नूरजहां का इतना इंपॉर्टेंट रोल होता, तो आसफ खां दीवान के पद पर कैसे होता। आसफ खां जो खुद सपोर्ट कर रहा है अपने बेटे को, उसको तो दीवान के पद पर रहने, सॉरी अपने दामाद को सपोर्ट कर रहा है विद्रोह के खिलाफ, उसको तो दीवान के पद पर रहना नहीं चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि नूरजहां के हाथ में सारी चीजें थी, लेकिन इसका ऐसा कहना था, और ये यही बोल रहा था लगातार शाहजहां। वही महाबत खां जिसने शाहजहां के विद्रोह से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो भी शुद्ध बैठा था। मतलब एक तो शाहजहां वाला इशू चल रहा था, इधर महाबत खां भी रिवोल्ट जो है शांत करके आया है, इधर भी कुछ चीजें चल रही हैं इंटरनली। जब शाही लश्कर काबुल जाते हुए झेलम को पार कर रहा था, मतलब शाही लश्कर निकल रहा था झेलम नदी को, जब ये पार कर रहे थे उस बीच तक हमें पता लगता है कि इबादत खां को हाजिर होने के लिए एक बार कहा गया था मुगल दरबार में, तो वो अकेले नहीं आया था, वो राजपूतों का जो विश्वसनीय दल है ना, वो उसको अपने साथ लेकर आया, जिसने कहीं ना कहीं मुगल दरबार के सामने ये दिखा दिया कि महाबत खां अकेला नहीं है और कमजोर नहीं है और ये कुछ कर सकता है, और वो उसने किया भी। बोल रहे शाही लश्कर काबुल जाते हुए जब झेलम नदी को पार कर रहा था, तो वहां पर ये महाबत खां अपने जो अलायंस बना रखा था राजपूत विश्वसनीय दल के साथ मिलकर बादशाह को उसने बंदी बना लिया। ठीक है, जो मुगल बादशाह था
क्या नाम था, जहांगीर, उसको बंदी बना लिया। बंदी बनाया तो सबसे पहले तो नूरजहां वहां से भाग निकली, बहुत ही चलाक लेडी थी, मतलब ऐसा नहीं था कमजोर थी, उसने देखा कैसे मैं भाग सकती हूँ, वो वहां से भाग गई निकल के। लेकिन फिर जब वो भाग गई तो उसको लगा कि देखो अगर मैं बाहर चले जाती हूँ तो मैं जहांगीर से दूर हो जाऊंगी, और जहांगीर से अगर मैं दूर हो गई तो शायद और ज्यादा सिचुएशन खराब हो सकती है। तो पहले तो वो भाग गई, लेकिन बाद में आके उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, नूरजहां ने महाबत खां के आगे, और आत्मसमर्पण करते हुए जहांगीर के समीप रहने की उसने आज्ञा मानी। तो अब वो जहांगीर के समीप थी, और जहांगीर बंधक बने हुए थे किसके, महाबत खां के। लेकिन क्योंकि नूरजहां खुद इतनी कैपेबल थी, इसने बहुत कम समय में, वो जो राजपूत सपोर्ट कर रहे थे ना महाबत खां को, धीरे धीरे उन राजपूतों को महाबत खां के खिलाफ भड़काया, और महाबत खां की कुछ पॉलिसीज भी ऐसी थी जिसको लेकर वो खुश नहीं थे, और जितने भी अमीर थे ना दरबार के, उनको भी महाबत खां के खिलाफ कर दिया। बहुत कम समय में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई ना, महाबत खां को खुद ही फील हो गया था कि भाई अब यहाँ पे मेरा रहना सही नहीं है, कभी भी मेरे को मारा जा सकता है, ये मेरे खिलाफ चीजें हो सकती है। तो महाबत खां अपनी उस नाजुक स्थिति को महसूस कर जाता है, और महसूस करके जहांगीर को छोड़ देता है जो उसने बंधक बनाया था, और वहां से भाग निकलता है। ठीक है, अगले साल, मतलब अभी ऐसा लग ही रहा था कि स्थिति सुधरेगी, लेकिन जहांगीर की लगातार हालत खराब थी, तो अगले ही साल एक ही वर्ष में जहांगीर की मृत्यु हो गई। अब जहांगीर की मृत्यु हो गई तब आ जाएगा ना इंटरनली पॉलिटिक्स बिल्कुल डगमगा जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर कौन बनेगा शासक। ठीक है, तो जहांगीर को जो रिप्रेजेंट कर रही थी वो कौन थी, नूरजहां थी। ठीक है, और दूसरा हमें ग्रुप दिखाई दे रहा है किसका, शाहजहां का दिखाई दे रहा है। शाहजहां का जो सपोर्टर है, उसका ससुर यहाँ पर बैठा हुआ है, क्या नाम है, आसफ खान, दीवान बनकर। तो जब यहाँ पर मुगल शासक की डेथ होती है ना, तो नूरजहां अकेली पड़ जाती है, और जो पूरा का पूरा पलड़ा है वो किसका भारी हो जाता है, आसफ खां का भारी हो जाता है। और आसफ खां बहुत कम समय में ऐसी राजनीतिक स्थिति उत्पन्न कर देता है कि उसने शाहजहां को आगरा में बुलाया, और बुलाकर पूरे शानो शौकत से उसका क्या बोलते हैं, ताजपोशी किया, उसको ताज पहनाया। ओके, और नूरजहां को एक तरीके से बंधक ही बना दिया, बंधक इन द सेंस की जेल में नहीं डाला, लेकिन हाँ ठीक है अब तुम कुछ कोई डिसीजन नहीं ले सकती, उसके खर्चे पानी की व्यवस्था कर दी, और वो लगभग 15-17 साल जो है उसी तरह अकेलेपन में अपना जीवन बिताते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा इनका पर्सनली समझ चुके होंगे स्थिति। तो साल भर में ही जहांगीर की मृत्यु हुई, आसफ खां खुलकर सामने आ गया इस सिचुएशन में। अब वो सामने आएगा, नूरजहां को लगभग कैदी बनाकर रख दिया गया, और आगरा में शाहजहां को तख्त पर बिठा दिया गया, और शाहजहां जो है वो अगला मुगल एम्परर बन जाता है। समझ में आ गया। ठीक है, तो यहां तक कि आपको पूरी जर्नी पता लगी। यहाँ पे स्पेसिफिकली ये हाईलाइट करना चाह रहा था किसके बारे में, जहांगीर के बारे में। तो जहांगीर का टाइम पीरियड कैसा रहा था, उसने कैसे मेवाड़ पे या फिर दक्कन वाला रीजन है या पूरब में बंगाल की तरफ अभियान चलाया, सारे जो भी अनस्टेबिलिटी थी पॉलिटिकली उसको मैनेज किया। लेकिन बाद में उसका स्वास्थ्य खराब हुआ, और जो रिवोल्ट हुआ, पहले भी उसका एक बेटा रिवोल्ट कर चुका था लेकिन उसको उसने दबा दिया, दूसरी बार जब रिवोल्ट होता है तो वहां पर थोड़ा सा स्थिति बिगड़ जाती है, और जो अलायंस बना हुआ था उसके दरबार में वो भी सिचुएशन थोड़ी खराब करता है। अब आ जाते हैं जहांगीर और शाहजहां के काल में राज्य। देखो जहांगीर हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, शाहजहां अब उसका उत्तराधिकारी बनकर यहाँ पर पद पर आया, और शाहजहां के बारे में भी आपने काफी कुछ यहाँ पर देख लिया कि किस तरह से उसका भी संघर्ष वाला समय था, फिर कैसे वो शासक बना। तो अब बोल रहे हैं कि इन दोनों के टाइम पीरियड में राज्य कैसा था। देखो राज्य ओवरऑल तो हमें स्टेबल ही दिखाई दिया, आंतरिक स्थायित्व ही प्राप्त हुआ है ना, बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी तो नहीं आई। स्पेशली जहांगीर के टाइम पीरियड में तो हमें पता लगता है कि काफी सारा जो क्षेत्र था वहां पर स्टेबिलिटी आई, हालांकि बाद में कांधार वाला रीजन इसके हाथ से निकल जाता है, फिर भी ओवरऑल इंटरनली चीजें स्टेबल हमें दिखाई देती हैं। शाहजहां के काल में भी वो कंटिन्यू होते हुए दिखता है। लेकिन अगर हम धार्मिक रूप से देखें तो इनके काल में देखो जो पहले चल रहा था वही सारी चीजें कंटिन्यू होंगी, लेकिन रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें चेंज होती हैं। जैसे अकबर धार्मिक रूप से बहुत उदारवादी था, पहले भी हमने डिस्कस किया कि जो अकबर था उसके टाइम पीरियड में देखते हैं ना आप लोग कि कैसे वो सभी धर्मों को समान महत्व दे रहा था। जो क्रिश्चियनिटी के फॉलोअर्स थे, जो पोप हुआ करते थे, उनसे उसकी मीटिंग्स चल रही थी, या फिर अन्य धर्म के जो फॉलोअर्स थे उनसे लगातार वो मिल रहा था, उनके बारे में वो जानने की कोशिश कर रहा था। तो बेसिकली अकबर थोड़ा सा न्यूट्रल था धर्मों के प्रति। अब जो कट्टर मुस्लिम पंथी थी ना,
जब जहांगीर पद पर बैठा था अपने पिता को रिप्लेस करके, उनके खिलाफ विद्रोह करके, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में था कि जहांगीर जो है वो अब वापस से, जो कट्टर मुस्लिम थे ना, उनका ऐसा सोचना था मुस्लिम पंथी कि ये वापस से इस्लाम को कहीं ना कहीं अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कट्टर मुस्लिम को जहांगीर से आशा थी कि वह उदार जो धार्मिक नीति थी कि सब जो है अपने अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, उसको पलट देगा। ये अपने पिता जैसा नहीं होगा, अकबर जैसा नहीं होगा। प्रारंभ में जहांगीर ने कट्टर जो पंथी थे उनको उपहार देकर प्रसन्न करने की कोशिश की, काफ़ी खुश करने की इसने कोशिश की कि भाई वो जो कट्टरपंथी है वो हमारे फेवर में आ जाए। इससे देखो कभी कभी ना रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू का हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंस होता है। जैसे हम ग्राउंड लेवल पर लोग हैं, हमारे लिए धर्म का बहुत ज़्यादा महत्व है। इतना महत्व हो जाता है कि लोग धर्म के नाम पर खून खराबा सब कुछ कर देते हैं, मारकाट। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें कि बहुत सारे पॉलिटिकली जो पोस्ट पर बैठे हुए लोग, वो लोग ऐसे कि वो धर्म को यूज करते हैं अपने जो भी उनका प्रोफेशनल है या पर्सनल है उसके हित के लिए, कि भैया उनको इलेक्शन लड़ना है या इस तरह से पद पर जाना है, उसको पता है कि मेरे को फेवर में करना है लोगों को, तो चलो अभी इस धर्म को सपोर्ट कर देते। जैसे यहाँ पर दिखाई दिया कि जहांगीर ने आरंभ में कट्टरपंथी जो थे उनको उपहार देकर प्रसन्न करने की कोशिश की, लेकिन आगे उसने वही चीज फॉलो किया जो उसका पिता कर रहा था। सभी धर्मों को सम्मान और स्वतंत्रता देने की अकबरी नीति को ही उसने अपनाया। उसने कहीं उन धर्मों के खिलाफ कोई पॉलिसी नहीं चलाई। शाहजहां जब पद पर बैठा था, इसने थोड़ा सा इस उदारवादी नीति में फेरबदल किया, ओके, और स्वयं को इस्लाम का रक्षक कहा। जब इसने स्वयं को इस्लाम का रक्षक कहा तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम कट्टरपंथी थे वो खुश हो गए, और स्वयं को इस्लाम का रक्षक कहते हुए इसने जो पॉलिसी अपनाई वो क्या थी, इसका कहना था शाहजहां का कि देखो जो पुराने मंदिर बने हुए, पहले के जो मंदिर है, प्राचीन काल से जो मंदिर चले आ रहे हैं, वो मंदिरों के मरम्मत की ही केवल हिंदुओं को इजाजत दी जाएगी। लेकिन जो भी उनके द्वारा नए मंदिर बनाए गए हैं उन सारे मंदिरों को तोड़ दिया जाएगा और नए मंदिर अब बना नहीं सकते। तो यहाँ पे थोड़ा सा वो कट्टरपंथी इसके अंदर झलकता है शाहजहां के अंदर। तो जो इसके पिता के टाइम पीरियड में, जहांगीर के काल में जितने भी मंदिरों का कंस्ट्रक्शन हुआ था वो 1 बाय 1 तोड़े जाएंगे, ओके। जो पुराने प्राचीन काल से मंदिर चले आ रहे हैं उनका मरम्मत किया जा सकता था, लेकिन नए मंदिर का निर्माण नहीं किया जा सकता था। ये जहांगीर के काल में इस तरह की पॉलिसी अपनाई, शाहजहां के काल में ये पॉलिसी अपनाई, जिसकी वजह से शाहजहां के काल में बहुत सारे जहांगीर के समय के बनाए गए मंदिरों को तोड़ दिया गया। भाई इसने तो बोला कि बनाना नहीं है, लेकिन जो नए बनाए भी गए थे जहांगीर के टाइम पीरियड में उनको भी लगातार तोड़ा गया। तो ये थोड़ा सा रिलीजियस पॉलिसी जो है ना वो ध्यान रखना है। जैसे बाबर हुमायूं में हमें इतना नहीं दिखाई देता है, यहाँ से थोड़ा सा आपको रिलीजियसली चीजें कॉन्फ्लिक्ट होते हुए दिखाई देंगी। जैसे शाहजहां और इसके बाद औरंगजेब, उसकी भी पॉलिसी कुछ ऐसी ही होगी जिसके बारे में आप पढ़ेंगे, तो थोड़ा ये ध्यान रखिएगा। अब अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो देखो बहुत कुछ खास इसमें ऐसा बता नहीं रखा है। इतनी सेना, इतनी तोपें, वो हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की पहले हम बात कर लेते हैं, फिर वो सेना की बात करेगा। तो देखो एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो जो अकबर के टाइम पीरियड में चली आ रही थी मनसबदारी व्यवस्था, अकबर ने बहुत अच्छा रेवेन्यू सिस्टम इस्टेब्लिश किया था या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इस्टेब्लिश किया था। तो ये ऐसा तो नहीं था कि उस पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में फेरबदल कर सकते थे, पॉसिबल भी नहीं था, है ना। आज हमारे देश में कोई भी सरकार आई तो क्या वो बोलेगी कि प्रशासन का तरीका बदल दिया जाएगा, या जो फाइनेंस का सिस्टम है, रेवेन्यू सिस्टम, टैक्सेशन सिस्टम, वो बदल दिया जाएगा? नहीं, उसको बदलने में इतना खर्च होगा कि उसका 5 साल निकल जाएगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पर प्रशासन में बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए, हल्का फुल्का फेरबदल किया गया, और वो फेरबदल उसके स्ट्रक्चर में नहीं किया गया, स्ट्रक्चर वही था, जो क्वांटिटी थी ना उसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए गए। जैसे क्या, अकबर के काल के प्रशासन तंत्र और राजस्व व्यवस्था को मामूली फेरबदल के साथ जारी रखा गया। अकबर के टाइम पीरियड में जो प्रशासन का ढांचा था वही कंटिन्यू था, और जो रेवेन्यू सिस्टम अकबर ने स्टैब्लिश किया था वही कंटिन्यू होता है, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ। मतलब कहीं पे पैसे घटा दिए, कहीं पे बढ़ा दिया, जैसा थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पर बताया है। मनसबदारी व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था क्या है बहुत डिटेल से हमने जाना था। मनसबदार होते थे, उनमें जात होते हैं, सवार होते हैं, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में डिस्कस करके हैं अकबर में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज देखिएगा। तो मनसबदारी व्यवस्था में जो सवार होते हैं, जो घुड़सवार होते हैं, जो उनको देख रेख करते हैं, उन सवारों को दिए जाने वाले रुपए घटा दिया गया। अभी उसमें बाकायदा किताब में रुपए लिखा है कि 250 से 200 कर दिया गया, हमको वो सब नहीं जानने का है, बस इतना कि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि जो ऑलरेडी अकबर के टाइम पीरियड में मनसबदारी व्यवस्था थी वही यहाँ चल रही थी, लेकिन जो सवार को पैसा दिया जाता था उस अमाउंट में थोड़ी सी कमी कर दी गई, ठीक है।
और अगर हम बात करें जो जाट थे जो उनको पूरा मैनेज करते थे, बोल रहे कि उनके वेतन में कमी की गई, जातों के वेतन में उनका वेतन पहले ज़्यादा होगा उसको थोड़ा सा कम किया गया। वहीं मिले जुले दस्ते, जो ये पूरे दस्ते बनाए जाते थे ना घुड़सवारों के, तो बोल रहे कि ये मिले जुले होते थे, ईरानी, तुरानी, अफगानी हो गए, भारतीय मुस्लिम, तो ये मिले जुले मुगल्स होते, इन सब के मिले जुले दस्ते थे। हालांकि कुछ रेयरेस्ट कंडीशन के लिए ऐसा भी बोला गया है किताब में कि स्पेसिफिकली केवल मुगल दस्ता बनाया जा सकता था, ठीक है, और केवल राजपूत दस्ता भी बनाया जा सकता था, कुछ ऐसी कंडीशंस होने पर, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। घुड़सवार जो थे ना मुगल सेना का महत्वपूर्ण अंग थे। तो अगर हम मुगल सेना में बात करें तो उसमें घुड़सवारों का बहुत ज़्यादा महत्व था, जिन्हें मनसबदार जुटाते थे। जनरली हमने देखा था अकबर के टाइम पीरियड में भी कि जो मनसबदार थे, जिन्हें मनसबदारी नियुक्त होती थी, उन लोगों के पास ये होता था ना कि आपको एक लैंड जो है वो अलॉट कर दिया, आपको इतने घोड़े दे दिए और सवार दे दिया, अब आपको उनका पूरा पैसा वैसा मैनेज करना है, जो आपको वहाँ से इनकम होगा उसी से इनका पूरा खर्चा चलाना है, और उसी के हिसाब से इनको अलॉटमेंट किया जाता था लैंड का। तो बेसिकली मनसबदार जो होते थे ना वो मुगल सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो मनसबदार ही मैनेज करते थे कि भैया ये मनसबदार है, इसके पास 500 का सेना है, या इसके पास 1000 या उसके पास 5000, तो वो अपने लेवल पर ही मैनेज करते थे। और मुगल्स की एक्चुअली जब भी कभी कोई रिवोल्ट हुआ, कुछ भी हुआ, तो ये मनसबदारों की सेना ही जाती थी युद्ध में पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन मुगल्स अपनी इंडिविजुअल भी थोड़ी सी सेना रखते थे, तो मुगल बादशाह का भी विशेष प्रकार के सवार रखे जाते थे, और उसे क्या कहा जाता था, अहदी कहा जाता था। ये थोड़ा सा एक टर्म याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पैदल सैनिकों का इनके पास एक मिला जुला समूह होता था, विशाल इनके पास पैदल सैनिक हुआ करते थे। तो घुड़सवार के साथ साथ पैदल सैनिकों की भी अच्छी खासी संख्या थी, और इसमें ज्यादातर बंदूकची होते थे जो कि उसको धारण किए रहते थे। पैदल सेना जो है वो इसके हिसाब से वॉर लड़ती थी। मुगल बादशाहों के पास जंगी हाथियों का एक बड़ा दल होता था, ऐसे हाथी जो कि वॉर में जाते हैं। अब देखो वॉर में जो जाते हैं हाथी वो बहुत अलग टाइप के होते हैं। अब जो आप सर्कस में देखते होगे या आप जंगल में देखते हो वो हाथी कैसे होते हैं, कहीं पर कोई बंदूक चलेगी एकदम ही वो अपना आपा खो देंगे। कभी आप किसी फॉरेस्ट रिजर्व में अगर गए होगे और आपको कोई गाइड अंदर लेकर जाएगा तो बोला जाता है गाड़ी बहुत स्लो चलाना है, कोई जानवर जाए तो गाड़ी को रोक देना है, बार बार हॉर्न नहीं मारना है, चीखम चिल्ली या गाना नहीं बजाना है, क्योंकि कई बार वहाँ पर ऐसे जानवर जो हैं, क्योंकि वो नेचर के साथ रह रहे हैं, वो ह्यूमन लाइफ के साथ नहीं एडजस्ट कर पाते हैं। तो जब आप उनकी लाइफ में जाते हैं और जब आप फॉरेस्ट में घुसते हो और इस तरह की एक्टिविटी से कई बार हाथी भड़क जाता है, उठा के पलट देता है पूरा गाड़ी, पूरा दिमाग सही कर देता है, तो वो अलग टाइप के होते हैं। जंगी हाथी का मतलब है कि इनको स्पेशली प्रिपेयर किया जाता है वॉर्स के लिए, है ना। तो इस तरह के जंगी हाथियों का एक इनके पास बहुत बड़ा दल होता था। एक सुसंगठित तोपखाना भी था। तो अगर हम बात करें वही जो चीजें चली आ रही हैं वही था। इसमें बुक में लास्ट में ये भी बताया गया है कि इनके पास लगभग 2.5 लाख के आसपास हमें सेना दिखाई देती है। तो वो देखो ये फैक्चुअल डेटा हमारे किसी काम का है नहीं। ओवरऑल जो ये चैप्टर है ये आपको इतना ही 4 पेज में है, यही कंक्लूड कर रहा है कि देखो ये था जहांगीर। जहांगीर जैसे अपने पिता को रिप्लेस करके बैठा है वैसे ही जहांगीर को रिप्लेस करता है उसका बेटा शाहजहां। जहांगीर के तख्त पे बैठने के बाद से चीजें कैसी अलायंस वाली बनी वो हमने देखा, कैसे कैसे चेंजेस हुए। उसके टाइम पीरियड में 2 रिवोल्ट हमें बड़े दिखाई देते हैं। उसने किस तरीके से मैनेज किया था मेवाड़, दक्कन या फिर पूर्वी बंगाल वाला क्षेत्र, है ना। फिर उसका अपने बेटे से जो भी विद्रोह होता है या जो भी उसका कॉन्फ्लिक्ट होता है उस समय कैसे महाबत खां का इम्पॉर्टेंट रोल था, महाबत खां ने कैसे उसको अपने नियंत्रण में लिया, उसके बाद से उसकी मृत्यु हो जाती है। और नूरजहां का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। इवन देखा ना महाबत खां जो पूरी तरह से जहांगीर के एम्पायर को अपने नियंत्रण में कर चुका था, मतलब जहांगीर को बंधक बना लिया था ना। नूरजहां ने अपनी चालाकी से सारे अमीरों और राजपूतों को अपने पक्ष में करके महाबत खां के विरोधी कर दिया था और महाबत खां भाग गया वहां से। तो उसका भी एक इंपॉर्टेंट रोल है, इस वजह से बुक में इसका जिक्र किया गया है, ठीक है। तो आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। बस यही चीज किताब में बताई गई है। बाकी आप लोग जब भी पढ़े प्लीज क्लास के बाद जो है अपना बुक
जरूर पढ़ा करिए, ठीक है, क्योंकि उससे आपको थोड़ा सा चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्या होता है ना, जो ओवरऑल चैप्टर में है उसका एक क्रक्स निकाल के इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स है वो हम यहाँ पर दे देते हैं, लेकिन फिर भी जब आप किताब को खुद पढ़ते हैं ना तो अलग ही लेवल पर आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप होती है। और जब आप उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज देंगे, थोड़ा सा अंडरलाइन भी करिएगा, क्लास नोट्स तो आपको मिल ही जाएगा, मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे ना तो चीज़ें और डेप्थ में समझ में आएंगे, आप लिंक कर पाएंगे। जब आप पढ़ चुकेंगे, लिंक कर चुकेंगे, तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अभी इनिशियली क्या होता है ना, हम जब पढ़ते हैं तो हम केवल फैक्ट पर ध्यान देते हैं, या फिर हमारा ज़्यादा फोकस क्या होता है ना कि हमको चैप्टर कंप्लीट करना है, हम ये नहीं समझ पाते चेंजेस क्या हैं, वो लिंक कैसे करना है। और वो लिंक और चेंजेस कब समझ में आएंगे, जब आप बार बार उसको रिवाइज करेंगे तब आपको समझ में आएगा। जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ना तो हमको ये नहीं कि क्या इनके बीच में रिलेशन है, वो तो थोड़ा बहुत हमने देख लिया। मेजर क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चेंज हुआ, पॉलिटिकल सिस्टम में क्या चेंज हुआ, मिलिट्री में क्या चेंज हुआ है, रिलीजियस पॉलिसी क्या चेंज हुई है, उन चेंजेस को थोड़ा सा आपको समझना, और एरिया क्या हो रहा है, फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, कौन सा क्षेत्र इनके हाथ से गया, कौन सा मिला, तो वो एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपके सामने कि ये जो चेंजेस है वो कैसे आगे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नए सेशन में। बाकी कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत जल्दी हमारी क्लासेस ऑलमोस्ट सारी कंप्लीट हो जाएंगी। एंशिएंट हो ही चुका है आपका, आर्ट एंड कल्चर हो चुका है, मॉडर्न ऑलमोस्ट अपने एंड पर है, 3-4 चैप्टर और बचे हैं, मिडेवल भी ऑलमोस्ट एंड पर है, ऐसे ही 4-5 चैप्टर, और उसके बाद से आपका ये कोर्स हो जाएगा कंप्लीट। उड़ान की जो सीरीज कुछ बच्चे बोल रहे थे, बहुत जल्दी विद इन 1 और 2 वीक जो है मैं आपका पूरा उड़ान के जो टॉपिक्स है वो आपके कवर करा दूंगी, ठीक है। बाकी अपना ध्यान रखिए, रिविजन करते रहिए, कोई भी डाउट है कॉमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू।